गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन यूनिमोंग। और आज जो हम लोग रीजनिंग में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कैलेंडर। क्या होता है इसमें, कैसे इसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कैलेंडर में 3-4 कॉन्सेप्ट आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, या आपको किसी भी डेट का डे निकालने के लिए बोलेगा। सपोज़ आपको दे दिया कि सपोज़ 14 नवंबर 1942 को डे कौन सा था, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से कौन सा दिन था। ये सबसे पहला टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का अगर कोई भी डेट दे दे तो उसका हम डे कैसे पता करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इसमें ईयर गेन का कॉन्सेप्ट, और इसके बेस पे क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। थर्ड जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ये हम लोग करेंगे मंथ गेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज़ डे गेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर इतना भी टाइप, और पांचवा टाइप जो है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो इसमें कैलेंडर आपके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं पहले टाइप की तरफ, ठीक है। सपोज पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब यहाँ 15 अगस्त 1947 की जगह पे कोई भी डेट दे देगा आपको, 14 नवंबर 1942, या फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कोई भी डेट दे देगा। उसका पूछेगा कि डे आप बताइए, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से कौन सा डेट होगा, ये डे कौन सा होगा। तो देखिए, जब भी आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कोई भी किसी भी डेट का अगर डे निकालना हो, उसको निकालने के लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला केवल याद रखिएगा। ये फॉर्मूला क्या है, एफ इजिकल टू के प्लस, ये है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, दैट इज 13 इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डी बाई 5 डी बाई 4 प्लस सी बाई 4 माइनस 2c। आपको लग रहा होगा कि बड़ा लंबा सा और बहुत बड़ा सा आपका फॉर्मूला है, लेकिन एक क्वेश्चन आप कीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल डिटेल्स में बता रहा हूँ तो आपको लगेगा कि बहुत लंबा है, लेकिन अगले क्वेश्चन से केवल एक सिंगल लाइन में आप निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस फॉर्मूला में हम देखते हैं कि के, एम, डी और सी की वैल्यू क्या पुट करते हैं। जो के हम लेते हैं दैट इज़ डेट लेते हैं, ठीक है। यानी अगर 15 अगस्त 1947 को निकालना है तो हमारे पास डेट क्या है, 15 है, तो हम ये 15 ले लिए। जो एम लेंगे दैट इज़ हम मंथ लेंगे। अगस्त है तो अगस्त नॉर्मली 8वां महीना होता है, लेकिन इस फॉर्मूला में आप ध्यान रखेंगे जो हम मंथ लेंगे दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च लेंगे, ठीक है। यानी हम जो जनवरी को फर्स्ट महीना लेते हैं, ये जनवरी को पहला महीना ना लेके हम मार्च को पहला महीना लेंगे, अप्रैल सेकेंड, मई थर्ड, इसी तरह जनवरी आपका 11वां महीना आएगा और फरवरी 12वां महीना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो आप एम लेंगे दैट इज़ मंथ लेंगे दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, तो मार्च से लोगे तो अगस्त आपका कौन सा महीना आएगा, 6, तो यहाँ मैंने 6 ले लिया एम की वैल्यू। जो डी लेते हैं दैट इज़ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। तो लास्ट 2 डिजिट आपका क्या है, 1947 है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 47, तो ये मैंने 47 ले लिया। जो सी लेते हैं दैट इज़ फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। फर्स्ट 2 डिजिट क्या है आपका 1947 है, तो फर्स्ट 2 डिजिट है 19। अब सिंपल हम इस फॉर्मूला में इन वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए के की वैल्यू कितनी है 15, ये हो गया ब्रैकेट 13 इंटू एम की वैल्यू हो गई 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डी की वैल्यू है 47 प्लस डी बाई 4 यानी 47/4 प्लस सी बाई 4 यानी 19/4 माइनस 2c यानी 2 इंटू 19। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 15, 13 इंटू 6 करोगे दैट इज़ 78, माइनस 1 किए दैट इज़ 77/5 प्लस 47 प्लस 47/4 प्लस 19/4 माइनस 38, ठीक है। 19 इंटू 2 कर लिया 38।
अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये डिवाइड करेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 को 4 से डिवाइड करोगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आप ये काम करें कि आपको पूरा का पूरा इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर 77 को 5 से डिवाइड करोगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, केवल और केवल इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, फ्रैक्शन में चाहे जो भी आए सब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे अब फ्रैक्शन में सपोज 15.99 भी आए तब भी आपको 0.99 छोड़ देना है। सिंपल, मुझे केवल इंटीग्रल यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को लेनी है, पॉइंट के बाद चाहे जो भी वैल्यू आए सब छोड़ दीजिएगा। तो ये मैंने ले लिया 15, ये 15 पॉइंट समथिंग आ गया, मैंने 15 ले लिया। ये 47, ये 47/4 करोगे तो 11 बाई समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 ले लिया। ये 19/4 करोगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, -38। इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 4, 1, 5, 7, 5, 12, 10, 22, 2, 2। ये हो गया 5, 2, 7, 2, 9, 92 माइनस 38। 92 में से 38 गया, ये कितना बचेगा 54। बस सिंपल, यहाँ पे जो वैल्यू आए यही आपको दिन बताए यहाँ पे जो भी वैल्यू आए इसे आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड कीजिएगा। 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 सा हो गया 49, रिमाइंडर कितना बचा 5। ध्यान रखेंगे यही रिमाइंडर आपको दिन बताएगा। अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो ये होगा आपका मंडे, अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो ट्यूसडे, 3 रिमाइंडर बचेगा तो ये वेडनेसडे होगा, 4 रिमाइंडर होगा तो थर्सडे, 5 रिमाइंडर होगा तो फ्राइडे, 6 रिमाइंडर बचेगा तो सैटरडे, और अगर 0 रिमाइंडर होगा तो ये दिन कौन सा होगा संडे। तो यहाँ क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है तो ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है ये इतने सारे कैलकुलेशन के बजाय मैं एक सिंगल लाइन में करना शुरू कर दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें जैसे 16 मार्च 1991 का है, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, F = K प्लस दैट इज 13 × M -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस D/4 प्लस C/4 माइनस 2C। K की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 16th है तो K की वैल्यू 6 रख लिए क्योंकि K डेट लेते हैं। M जो होता है ये मंथ होता है, और मंथ के केस में मैंने क्या बोला, मंथ आपको लेना है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, तो मार्च ही है तो मार्च मेरा पहला महीना हो जाएगा, तो M की वैल्यू मैंने 1 ले लिया। D जो है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर होता है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 91। C फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर होता है, फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 19। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। देखिए अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे और एक सिंगल लाइन में आप सारे वैल्यू को लिखिए, अगले सिंगल लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। देखिए K की वैल्यू कितना हो गया 16। अब यहाँ 13 × M है, M की वैल्यू कितनी है 1, तो 13 × M हो गया, यानी 13 × 1 हो गया 13, -1 किया तो 12, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने डायरेक्टली 2 ले लिया। D की वैल्यू कितनी है 91, D/4 करोगे तो 4 2 8 1 और 4 2 8, ठीक है, यानी 22 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने 22 ले लिया। C/4 करोगे 19/4 करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 ले लिए -38। कैलकुलेट करते हैं इसे, 4 2 6 1 7, 7 2 9 6 15 5 1, ये हो गया 2 9 2 11 1 12 1 13, 135 माइनस 38, ये कितना हो जाएगा 8 7 9 3 12 97। सिंपल, जो भी वैल्यू आए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड किए, 7 1 ज़ा 7 2 7 7 3 ज़ा 21, ये बच गया रिमाइंडर कितना 6 रिमाइंडर का मतलब ये दिन कौन सा होगा तो सैटरडे। ठीक है, तो देखिए एक ही लाइन में अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 अप्रैल 1904 का निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था F = K प्लस 13 × M -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस D/4 प्लस C/4
-2c। के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के डेट है तो के हो गया 11। एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्च से लोगे तो मार्च अप्रैल यानी एम का वैल्यू 2। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर यानी 01। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर यानी 19। वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू हो गया 11, ये हो गया 13 इंटू 2 26, -1 किया तो 25, 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5, तो ये 5 मैंने ले लिया। डी की वैल्यू 1, ठीक है। फिर d/4 यानी 1/4 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, मैंने सिंपल 0 ले लिया। c/4 यानी 19/4 यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 लिए, -2c यानी 38। अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना आ गया, 4 1 5, 21 -38, यहाँ पे कितना आ गया -17। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। वैल्यू अगर नेगेटिव में आए तो हम क्या काम करेंगे, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर यहाँ वैल्यू डायरेक्टली -5 होता है या -3 होता, सपोज ये वैल्यू जो रिमाइंडर यहाँ जो बच रहा है, अगर ये वैल्यू 7 से कम होता और वैल्यू नेगेटिव में होती तो हम डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं, +7 करके इस वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेते आते हैं। तो -5 + 7 करोगे तो +2 यानी ये ट्यूसडे हो जाता। इसी तरह -3 को प्लस में करने के लिए यहाँ भी +7 करेंगे तो ये +4 यानी ये थर्सडे हो जाता, ठीक है। तो अगर वैल्यू निगेटिव में हो और 7 से कम हो तो डायरेक्टली उसमें +7 करके हम उसे पॉजिटिव में लेते आएंगे, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही डे बताएगा आपका। अब अगर वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, मान लो कि वैल्यू -40 होता, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एज यूजल 7 से पहले डिवाइड करोगे, तो 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर कितना बचा -5। अब जो यहाँ रिमाइंडर माइनस बचा है ना, इसे पॉजिटिव में करने के लिए आप इसमें 7 ऐड कर लेना, तो -5 + 7 यानी +2 यानी ट्यूसडे हो जाता, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे कितना आया -7, निगेटिव में वैल्यू है और 7 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -17 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना बचा -3। अब इस माइनस को प्लस में करने के लिए मैंने 7 ऐड किया, तो ये हो गया +4 यानी थर्सडे होगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वैल्यू निगेटिव में आए तो क्या काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनवरी दो मंथ, जनवरी और फरवरी को छोड़ के, ये 2 महीने को छोड़ के बाकी महीने में जो प्रोसेस कर रहे थे अब तक, जो मैंने बताया वही सिमिलर प्रोसेस करते रहेंगे। केवल जैन और फैब के केस में थोड़ा सा चेंजेस होता है, वो चेंजेस क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, केवल जनवरी और फरवरी का, जनवरी का कोई डेट हो या फरवरी का कोई डेट हो, उसी में हम चेंज करेंगे, बाकी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैं कर रहा था वैसे आप करते रहेंगे। जैन और फैब के केस में क्या करना है, जैसे देखिए मुझे किसका निकालना, 26 जनवरी 1950। जैसे ही आप जनवरी का या फरवरी का कोई भी डेट देखें, आप क्या कीजिएगा, पूरे कंप्लीट ईयर में से सबसे पहले 1 माइनस कर लीजिएगा, यानी मुझे 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1949 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इस ईयर का नहीं, इस ईयर का निकालना है, 1949 का निकालना तो है आपका 50 का ही निकलेगा 50, लेकिन आपको इन केस ऑफ जनवरी और फरवरी सिंपल कंप्लीट ईयर में से 1 माइनस करके इस फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या था, F = K प्लस ये हो गया 13 × M -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस D प्लस D/4 प्लस C/4 -2C, ठीक है। यहाँ पे देखिए K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K हमारा डेट है यानी 26, M की वैल्यू क्या हो जाएगा, मंथ है, लेकिन मंथ हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च, मार्च से लोगे तो जनवरी कौन सा महीना पड़ेगा 11, तभी फरवरी 12वां महीना होगा और मार्च पहला, तो यहाँ M की वैल्यू मैंने रख लिया 11। D लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर होता है, तो मैंने क्या बोला, मुझे ईयर किसका कंसिडर करना 49 का,
तो लास्ट टू डिजिट क्या है 49, सी फर्स्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर होता है तो फर्स्ट टू डिजिट क्या है 19। कैलकुलेट करते हैं ये हो गया आपके पास 11, ओ सॉरी यहाँ 11 नहीं है, ये 26 है। के की वैल्यू हो गई 26, ये हो गया आपके पास 13 इंटू 11 हो गया 143, -1 करोगे तो 142, 142 को 5 से डिवाइड करेंगे, 142 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने डायरेक्टली 28 ले लिया। डी की वैल्यू हो गई 49, 49 बाई 4 करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग 12 ले लिया, सी बाई 4 यानी 19 बाई 4 यानी 4 पॉइंट समथिंग 4 ले लिए, -38। कैलकुलेट कीजिए 4 2 6 15 23 29 9 1 2 2 4 4 8 9 1 10 1 11 119 -38, ये कितना हो गया 1 और ये 8 81 आ गया। अब 81 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 ज़ा 7 1 1 7 1 ज़ा 7 4, यानी ये कौन सा दिन होगा थर्सडे। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा क्या करना है। इन केस ऑफ जैन और फैब कंप्लीट ईयर में से आप 1 माइनस कर दीजिएगा और ये काम केवल जनवरी और फरवरी में करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं जैन और फैब का। सपोज आपके पास क्या है 1 जैन 2014, हम सबसे पहले जैसे ही जनवरी देखें मुझे क्या करना है कंप्लीट ईयर में से 1 माइनस कर लेना है, तो 1 माइनस करोगे 2013 का मुझे निकालना है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, जैन है तो मंथ का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 11, डी लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर तो कितना हो जाएगा 13, सी फर्स्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एफ इज इक्वल टू के प्लस दैट इज 13 इंटू एम -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डी बाई 4 प्लस सी बाई 4 -2c। ठीक है, ये कितना हो गया 1। ठीक है, और ये हो गया 13 इंटू 11 143 -1 किए 142, 142 को 5 से डिवाइड करोगे 28 पॉइंट समथिंग 28 ले लिए। डी की वैल्यू हो गई 13 और 13 बाई 4 करोगे तो 4 3 ज़ा 12 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3 लिए। सी बाई 4 यानी 20 बाई 4 करोगे तो 5 -2c यानी 2 इंटू 20 दैट इज़ 40, ये कितना हो गया 28 और ये 5 3 8 1 9 1 10 ले लेते हैं 38 और 12 कितना हो गया 28, 1 9 3 12 12 3 15 15 5 20 और ये 2 हो गया और 3 और 2 5 50 -40, 50 में से 40 गया कितना बचा 10 को अब 7 से डिवाइड किए तो 7 1 ज़ा 7 रिमाइंडर कितना बचा 3, यहाँ 3 रिमाइंडर बचा यानी ये कौन सा दिन होगा वेडनेसडे। तो होप जैन ऑफ ऐप वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस सिंपल, बाकी सब कुछ सेम है, केवल जनवरी और फरवरी के केस में पूरा कंप्लीट ईयर में से 1 माइनस करके बाकी प्रोसेस को सेम रख लेंगे। ठीक है, तो होप ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम किसी भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कोई भी डेट हो तो उसका डे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे ईयर गेन का कॉन्सेप्ट। ईयर गेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे देखिए ऑन 1 जनवरी 2014 वेडनेसडे फॉल, अभी जस्ट निकाला भी है आपने, और क्या निकाला है कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होता है, अभी जस्ट हमने प्रीवियस में निकाला था, ये कौन सा दिन था वेडनेसडे, आई थिंक यही वेडनेसडे ही निकला था हमारा, यस वेडनेसडे। ये देखिए 1 जनवरी 2014 इज वेडनेसडे, तो यहीं से यही क्वेश्चन ये दिया हुआ कि इफ़ ऑन 1 जनवरी 2014 इज वेडनेसडे, तो बोल रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे, ईयर तो सेम है 2014 और एक साल का पहला दिन है और एक साल का अंतिम दिन है,
ठीक है, एक साल का पहला दिन, एक साल का अंतिम दिन, 1 जनवरी और 31 दिसंबर दे रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2014 को वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ सेम ईयर, और आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये नॉन लीप है, लीप ईयर नहीं है, अगर ये नॉन लीप ईयर है, जैसे 2014 क्या है, नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर कैसे पहचानते हैं, अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता देन ये लीप ईयर होता। जैसे 2016 ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स ये लीप ईयर है। लेकिन 2014 क्या है, नॉन लीप ईयर। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर, स्टार्टिंग डे जिस दिन पड़ेगा उसी दिन एंड डे भी पड़ेगा। यानी अगर 1 जनवरी 2014 को अगर वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर 2014 को भी वेडनेसडे ही पड़ेगा इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर। आप सिंपल देख लीजिएगा कि क्या ये लीप ईयर है या नॉन लीप है। तो अगर नॉन लीप देखें तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे पड़ता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें होता क्या है, देखिए इसमें ये होगा कि अगर 1 जनवरी 2014 अगर ये वेडनेसडे है तो आपका 1 जन 2015 कौन सा दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्सडे। अगर पूरे के पूरे कंप्लीट ईयर का गेन करते हैं, 1 ईयर का गेन करते हैं, तो पूरे 1 ईयर के गेन में एक दिन का गेन हो जाता, 1 डे का गेन हो जाएगा। ठीक है, तो यही वेडनेसडे से थर्सडे हो जाता है। तो अगर 1 जनवरी 2014 को थर्सडे है तो बस बात है 31 दिसंबर 2014 को वेडनेसडे ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ, सपोज मैं किया 1 मार्च 2014, ये अगर सपोज मंडे है तो 1 मार्च 2015 कौन सा दिन हो जाएगा, तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। क्या किया, ये देखिए ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर अगर जाएगा तो पूरे 1 साल के गेन में एक दिन का गेन खींचेगा, तो ये मंडे से ट्यूसडे हो गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि 1 मार्च 2016 कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 2016 क्या है, लीप ईयर है। तो अगर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर की तरफ ये मूव करें तो यहाँ ट्यूसडे से ये वेडनेसडे नहीं बल्कि ये थर्सडे हो जाएगा, और कितने दिन का गेन कर जाएगा, 2 दिन का गेन करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे अगर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर जा रहा है तो पूरे 1 साल के गेन में हम 2 दिन का गेन लेते हैं। ये दूसरा एक्स्ट्रा दिन का हम गेन क्यों लेते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ लीप ईयर एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं, दैट इज़ लीप ईयर के केस में 29 फरवरी आ जाता है। तो इस 29 ऑफ फैब के कारण हम क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा दिन ट्यूसडे से वेडनेसडे तो होता है, लेकिन इस एक्स्ट्रा दिन की वजह से ये फिर थर्सडे हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ लीप ईयर, अगर नॉर्मल ईयर से लीप ईयर की तरफ मूव कर रहा है तो हम 1 साल के गेन में 2 दिन का गेन करेंगे। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। 1 जन 2014 अगर वेडनेसडे तो 1 जन 2015 क्या होगा, थर्सडे। तो अगर मैं पूछूं कि 1 जन 2016 कौन सा दिन होगा, तो आप लोग बोलेंगे थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। तो आपने 2 दिन का गेन कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर आप ये सैटरडे बता दोगे तो आप गलत हो जाओगे। अब क्यों गलत होगे ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने क्या बोला कि दूसरा एक्स्ट्रा दिन का हमने गेन कौन सा दिन को करते हैं, 29 फरवरी को करते हैं, क्योंकि यही एक्स्ट्रा दिन लेके आता है। और ये था 1 मार्च, जब 1 मार्च हो गया था तो ये 29 फरवरी यानी जो एक्स्ट्रा दिन था वो क्रॉस कर गया था, इसलिए मैंने इसे काउंट कर लिया और ये ट्यूसडे से वेडनेसडे नहीं थर्सडे हो गया था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये लीप ईयर तो है, लेकिन क्या अभी 29 फरवरी आया है, नहीं आया है। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा दिन हमें यहाँ गेन करना है ये तो अभी आया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 ही जनवरी है और 1 ही जनवरी का पूछ रहा है, तो 1 जनवरी में वो लीप है या नॉन लीप है पता ही नहीं चलेगा। 16 लीप है, लेकिन जब तक लीप ईयर वाला दिन को अगर ये कंसीडर नहीं करेगा तो एक एक्स्ट्रा दिन हम कैसे मूव करें। तो यही यहाँ पे 1 ही दिन का गेन होगा और ये थर्सडे से फ्राइडे जाएगा, ये सैटरडे नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि 29 फरवरी को ये क्रॉस नहीं किया।
अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि 1 मार्च 2017 कौन सा दिन होगा, तो ये थर्सडे से फिर से क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। नॉर्मल ईयर है, एक दिन का गेन किए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि 1 जैन 2017 कौन सा दिन होगा, तो ये फ्राइडे से सैटरडे नहीं, अब ये संडे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया, 2 दिन का गेन कर लिया। क्यों 2 दिन का गेन कर लिए, 29 फरवरी को ये वाला दिन तो नहीं क्रॉस किया था, ये 1 जैन 2016, लेकिन ये वाला दिन तो क्रॉस करता हुआ आ रहा है 29 फरवरी 2016 को। दैट मीन्स ये नॉर्मल ईयर होने के बावजूद भी यहाँ पे 2 दिन का गेन कर जाएगा। ठीक है, तो होप यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल आपको ध्यान रखना, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर 1 साल के गेन में 1 दिन का गेन, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर 1 साल के गेन में 2 दिन का गेन। लेकिन लीप ईयर के केस में हम 2 दिन का गेन तभी लेंगे जब गिवन डेट 29 ऑफ फैब आ जाए या फिर 28 ऑफ फैब को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तभी हम 2 दिन का गेन लेंगे। अदरवाइज अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा हो तो ये एक्स्ट्रा दिन अगले साल जाके ऐड हो जाएंगे और नॉर्मल ईयर होने के बावजूद भी 2 दिन का गेन कर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 2017 क्या है, नॉर्मल ईयर है, लेकिन गेन कितना किया, फ्राइडे से सैटरडे नहीं हुआ, संडे हो गया। ठीक है, तो होप ये आपका ईयर गेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब ईयर गेन के बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, ऑन 5 दिसंबर 1993 निर्मला एंड राजू सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी ऑन संडे, व्हाट विल बी द डे ऑफ देयर एनिवर्सरी ऑन 1997। यानी सिंपल क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया और ये दिन था संडे। तो बोल रहा है कि 1997 में ये अपना एनिवर्सरी किस दिन मनाएगा, तो ऑब्वियस बात है डेट तो सेम ही रहेगा, 5 दिसंबर ही रहेगा। यानी आपसे पूछ रहे हैं 5 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। अगर 5 दिसंबर 1993 संडे है तो 5 दिसंबर 1997 कौन सा दिन होगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल ईयर, क्योंकि डेट तो सेम रखनी है, मंथ भी सेम रहेगा, केवल और केवल क्या आगे जा रहा है, ईयर। यानी मुझे क्या कॉन्सेप्ट लगानी है, ईयर गेन। तो लगा लीजिए, देखिए क्या है, 5 दिसंबर 1993 कौन सा दिन दिया, संडे। तो ऑब्वियस सी बात है 5 दिसंबर 1994 कौन सा दिन होगा, संडे से मंडे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है। फिर 5 दिसंबर 1995 ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, तो मंडे से क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। फिर 5 दिसंबर 1996 यहाँ पे क्या हो गया, ये लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है, तो ये ट्यूसडे से वेडनेसडे नहीं, क्या हो जाएगा, थर्सडे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैंने 2 दिन का गेन किया, यहाँ 1 डे, यहाँ 1 डे का ही गेन किया, जबकि यहाँ पे 2 दिन का गेन कर लिया, ट्यूसडे से वेडनेसडे नहीं, थर्सडे। फिर क्या हो गया, 5 दिसंबर 1997 ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। यानी आपका आंसर निकल के चला आया कि 1997 में जो अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा ये क्या होगा, फ्राइडे को। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। यहाँ तो 93 आपका गिवन था और 97 का पूछा था, यानी गैपिंग मात्र 4 साल या 5 साल की है। लेकिन इनकेस अगर मैंने दे दिया कि 1 मार्च 1914 को अगर ये संडे है और मैं अगर पूछ लिया कि 1 मार्च 1948 को कौन सा दिन होगा, तब आप कैसे करोगे। अब अगर ऐसे करते हुए जाओगे तब तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, कि मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, क्योंकि साल की गैपिंग बहुत है, एक 14 है और एक 48 है। तो इसको करने के लिए हम अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसी में इम्प्लीमेंट करते हैं पहले। जैसे देखिए, अगर इसी में मुझे पता करना होगा कि ये फ्राइडे आ रहा है, कैसे आया, तो हम सिंपल डायरेक्टली इतना ना करके हमें सिंपल देखिए 5 दिसंबर 1993 का गिवन है संडे और मुझे 1997 का निकालना है। हम सिंपल क्या करेंगे, 1997 में से गिवन किसका है, 1993 को माइनस करेंगे, तो कितना बचा, 4। तो 4 डेज तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आगे भागेगा ये, 4 दिन एक्स्ट्रा निकले।
अब आप देखिएगा कि 93 से लेके 97 के बीच में लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं। तो 93 आपका लीप नहीं पड़ेगा, 94 आपका लीप नहीं है, 95 भी लीप नहीं है, एक लीप पड़ेगा और वो कौन सा होगा 1996। तो एक ही लीप ईयर पड़ा, तो 4 दिन तो यहाँ निकले ही थे, ये 4 डे था ही। एक ये लीप ईयर वाले को, क्योंकि एक लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा दिन और ऐड कर देंगे, तो ये कितना निकल गया कंप्लीट 5 दिन। अगर यहाँ 10 लीप ईयर इंटरवल में पड़ता है तो हम 10 दिन ऐड करते हैं, तो यहाँ 5 डे हो गया। तो हम सिंपल संडे और प्लस 5 डे कर लेंगे, तो संडे प्लस 5 डे फ्राइडे आ जाएगा आपका। तो यही चीज़ ऐसे भी आ रहा था, ऐसे भी आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट हो गया आपका, आपको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इसी को निकालना है, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और जो डेट मैंने दिया था उसी को कैलकुलेट करते हैं, या मैं लिख लेता हूँ 14 और 48 है 1 मार्च, 14 और 48। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था क्या कि 1 मार्च 1914 को, ये सपोज मंडे था या कोई भी डेट ले लीजिए कोई नहीं, और तो 1 मार्च 1948 का मैंने पूछा था। ठीक है, अब सिंपल मैं करूँगा क्या, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 1948 में से अब माइनस कर लेते हैं 1940 को, तो ये 8 में से 4 गया 4 और ये 4 में से 1 गया 3, तो 34 डेज तो निकले ही निकले। अब आप देखिएगा कि 14 से लेके 48 के बीच में लीप ईयर कितने पड़ेंगे, तो 14 नहीं है लीप ईयर, 1915 नहीं है, 1916 पड़ेगा, तो 16 एक लीप ईयर पड़ेगा, फिर 20 पड़ेगा, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो 20 पड़ेगा, 24, फिर 28, 32, 36, 40, 44 और 1 मार्च हो गया तो हम 48 भी लेंगे। ठीक है, देखिए 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, कितने लीप ईयर पड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए आप। ठीक है, ये कितना हो गया 3 और ये 4, ये हो गया 4, यानी 43 डे का गेन किया। इसे आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा, 1 दिन, दैट मीन्स पूरा कंप्लीट में 1 ही दिन रिमाइंडर बच रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 मार्च 1948 हो जाएगा। ये गिवन कौन सा था, मंडे, तो मंडे और प्लस यहाँ से कितना निकला 1 दिन, तो 1 डे प्लस 1 डे कर लीजिए, तो 1 डे करोगे तो ट्यूसडे हो जाएगा। तो होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, सपोज कुछ भी रैंडम सा पुट कर लेता हूँ कि 25 मार्च 1932 को ये सैटरडे है, तो 25 मार्च 1978 का बताइए। ठीक है, सपोज देखिए केवल और केवल ईयर ही आगे जा रहा है, अभी मंथ और डेट आगे नहीं जा रहा है। हमें आगे सीखेंगे जब मंथ भी चेंज हो जाएगा और डे भी चेंज हो जाएगा तो कैसे करेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, 1978 में से 1932 को माइनस कर लिए, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 46 डे तो निकले ही निकले। अब लीप ईयर देखिएगा, पहला कौन सा लीप ईयर पड़ेगा, क्या 32 पड़ेगा, यस पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 32 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 3 3, 8 चौके 32 और ये 1 और ये 2, 4 3 जा 12, कम्प्लीटली डिविजुअल है, यानी आपका ये लीप ईयर पड़ेगा। ठीक है, अब लीप ईयर जब पड़ेगा तो आप ये ध्यान रखना ये मार्च आ चुका है ऑलरेडी, यानी लीप ईयर वाला दिन ऑलरेडी यहाँ काउंटेड है, सैटरडे में काउंटेड है। तो हमें जो लीप ईयर लेना है ये आप ध्यान रखना इन बिटवीन लेना है। इन बिटवीन का मतलब क्या है कि इस डेट और इस डेट के बीच में
आप ना तो ये वाला डेट इससे पहले वाला लेंगे ना इससे बाद वाला लेंगे, इन बिटवीन आपको देखना है। तो इन बिटवीन हम 32 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 32 ऑलरेडी काउंटेड हो चुका है, इसमें ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, यानी लीप ईयर वाला दिन इस सैटरडे में काउंट हो चुका है, तो हम 32 नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे पहले, 4 साल के बाद 36 होगा, 40 होगा, 44 होगा, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और 76। होप 4 साल की गैपिंग मैंने किया है। देखिए 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, ठीक है, इतना ही पड़ेगा। फिर 76 के बाद 80 हो जाएगा जो कि एक्सीड कर गया वो। तो इतने लीप ईयर पड़े। लीप ईयर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 दिन और ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 7, 5, ठीक है। इसे 7 से डिवाइड कीजिए, 7, 8 जा 56, रिमाइंडर कितना बचा, 1 दिन, यानी ये दिन भी क्या होगा, सैटरडे, और प्लस 1 डे कर लीजिए यानी संडे निकलेगा। तो होप ईयर गेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे हम सीखते हैं मंथ गेन का कॉन्सेप्ट। क्या है ये, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ऑन 5th March of a year is Monday, then what will be the day on 5th November of the same year? सिंपल आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि 5th March ऑफ द ईयर, किसी भी ईयर का, मान लीजिए कोई भी ईयर हम ले लेते हैं, 2014 ले लेते हैं, ठीक है, कि 5th March 2014 अगर मंडे है तो आपसे पूछ रहा है कि 5th November ऑफ द सेम ईयर, यानी सेम ईयर कहने का मतलब 5th November 2014 को भी कौन सा दिन पड़ेगा। सिंपल क्या बोला है कि 5 मार्च 2014 को अगर मंडे है तो 5th November 2014 को कौन सा दिन होगा, यानी ईयर सेम है, सेम ईयर, केवल और केवल क्या हो रहा है, मंथ चेंज हो रहा है। देखिए मार्च से नवंबर हो गया, डेट भी सेम है 5th, ठीक है, तो केवल और केवल मार्च से नवंबर आया। तो ये अब ध्यान रखना कि अगर 5 मार्च 2014 मंडे है तो 5 नवंबर 2014 भी मंडे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, सेम ईयर में 3 ऐसे मंथ होते हैं जिनका कैलेंडर सेम होता है। 3 कौन से मंथ होते हैं, पहला मंथ होता है मार्च और नवंबर का, दूसरा मंथ होता है अप्रैल और जुलाई का, तीसरा मंथ होता है सितंबर और दिसंबर का। कहने का ये मतलब है कि हर साल सेम ईयर में, ध्यान रखेंगे क्या बोल रहा हूँ, सेम ईयर, जैसे यहाँ 14 है तो 14, 15 है तो 15, 16 है तो 16, सेम ईयर में मार्च का 1 से 30 दिन जिस दिन पड़ेगा, नवंबर का 1 से 30 दिन उसी दिन पड़ेगा, अप्रैल का 1 से 30 दिन जिस दिन पड़ेगा, जुलाई का 1 से 30 दिन सेम रहेगा, सितंबर का 1 से 30 दिन और दिसंबर का 1 से 30 दिन सेम डे पड़ेगा। तो सेम ईयर में ये 3 ऐसे मंथ याद रख लीजिएगा जिनका कैलेंडर हमेशा ही सेम होता है, चाहे वो लीप हो, नॉन लीप हो, कोई भी साल। आप इस साल का भी कैलेंडर उठा के आप देख लीजिएगा, मार्च का 1 तारीख जिस दिन पड़ रहा होगा ना उसी दिन नवंबर का 1 तारीख भी पड़ेगा ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है कि किन 2 मंथ का कैलेंडर सेम होता है सेम ईयर में, तो उसमें ऑप्शन हो सकता है 3 ऑप्शन में ये दे दे, किसी एक में गलत दे दे, या कुछ भी हो आपसे, या इनमें से कोई एक ही ऑप्शन डाल देगा, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई या सितंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये मंडे है तो ये मंडे ही रह जाएगा, सेम होता है। अब आप ये कॉन्सेप्ट भी जान दीजिए कि सेम क्यों होता है। सेम क्यों होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच की डे को काउंट करते हैं और यहाँ हम सीख लेंगे डे गेन का भी कॉन्सेप्ट। कैसे हम निकालते हैं कि इस इंटरवल के बीच में कितने दिन पड़ेंगे, कितने दिन पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। हम ऑलरेडी कहाँ तक आ चुके हैं, 5 मार्च तक। तो मार्च में रिमेनिंग डे कितना दिन बचा, 26 दिन, 26 और 5 31 होता है, तो 26 दिन मार्च का हुआ। मार्च के बाद आएगा अप्रैल,
अप्रैल का हो गया 30 दिन, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई का हो गया आपका 31 दिन, मई के बाद आएगा जून, जून में होंगे 30 दिन, जुलाई के जून के बाद आएगा जुलाई, ठीक है, जुलाई का 31, जुलाई के बाद आएगा अगस्त, अगस्त में भी 31, अगस्त के बाद आएगा आपका सितंबर, सितंबर का 30, फिर अक्टूबर का 31, और नवंबर मुझे कहाँ तक निकालना है, तो 5 ही नवंबर का निकालना है। तो नवंबर का हम 5 ही दिन लिए हैं, सब दिन को टोटल करते हैं, ठीक है। 5 1 6 1 7, 7 1 8 9, 9 6 15, 5 1, ठीक है। ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21, 21 और 2 23 1 24, 245 दिन का गेन किया। अब अगर इस 245 245 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 5 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर कितना बचा 0। जैसे ही ये रिमाइंडर 0 बचा, दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा दिन गेन करेगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा मंडे और प्लस 0 डे, मंडे प्लस 0 डे यानी मंडे ही रह जाएगा। तो इसी के लिए ये सिमिलर होते हैं। तो इसी तरह अगर आप अप्रैल और जुलाई का भी बीच के इंटरवल को काउंट करोगे तो हमेशा वो 7 के पूरी तरह से कम्प्लीटली डिविजिबल आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बच जाएगा, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में आपसे क्वेश्चन क्या पुट कर सकता है, और अब हो सकता है, देखिए अभी तक हमने क्या कर रहे थे कि केवल ईयर और ईयर ही आगे बढ़ रहे थे। अब हो सकता है कि आपको मंथ और डे भी चेंज कर दे। जैसे सपोज आपसे दे दिया कि 5 मार्च 2014 को ये अगर सैटरडे पड़ रहा है, तो आपसे पूछ देगा कि 25 दिसंबर 2038 का बता दीजिए मुझे कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं यहाँ पे पुट किया हूँ रैंडम एक सिंपल। आपसे क्या दिया है कि 5 मार्च 2014 को सैटरडे है, तो 25 दिसंबर 2038 को कौन सा दिन पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे अब क्या हो रहा है, ईयर भी चेंज हो गया, मंथ भी चेंज हो गया, मार्च से दिसंबर आ गया, और डे भी चेंज हो गया, 20 से 25, 5 से 25 हो गया। यानी आपको ईयर गेन भी लगाना है, मंथ गेन भी लगाना है, डे गेन भी लगाना है, ठीक है। तो हम लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा एक क्वेश्चन, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो किसी भी डेट का आप निकाल सकते हो। जैसे देखिए मुझे गिवन क्या था, 5 मार्च 2014, ये गिवन है सैटरडे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ईयर गेन करते हैं और जाते हैं हम 38 तक, पहले ईयर गेन कर लेते हैं। तो 2038 माइनस किए 2014, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 24 डेज तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। अब इस इंटरवल 14 से लेके 38 के बीच में लीप ईयर देखिएगा। पहला लीप ईयर क्या पड़ेगा 16, फिर 20, 20 के बाद 24, 28, 32 और 36, 16 20 24 28 32 36, ठीक है। 36 के बाद 40 आ जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर, यानी 6 दिन और ऐड कर लीजिए, तो 30 दिन। अब 30 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 4 28, यानी रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा आगे जाएगा। यानी हम क्या जा रहे हैं, 5 मार्च 2038 को हो जाएगा ये सैटरडे और प्लस 2 डे, सैटरडे प्लस 2 डे संडे और मंडे हो जाएगा। हमने क्या किया, ईयर गेन कर लिया, सिंपल। हम डेट और मंथ को अभी सेम रख लिया, ठीक है। अब हम पहुंच गए 5 मार्च 2038 तक। मुझे पहुंचना कहाँ है, 25 दिसंबर 2038 तक। अब हम क्या करेंगे, मंथ गेन का यूज कर लेंगे। अगर सेम ईयर में मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है, तो अगर 5 मार्च 2038 को अगर मंडे है, तो 5 नवंबर 2038 को भी कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे ही पड़ेगा। ये अगर मंडे है तो ये भी मंडे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेम ईयर में मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। अब हम 5 नवंबर तक पहुंच गए, मुझे पहुंचना कहाँ तक था, 25 दिसंबर का। तो मार्च, अब हम क्या करेंगे, डे गेन लगा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डे में आगे बढ़ जाते हैं। तो डे कितना बचा, नवंबर का है
25 दिन नवंबर का बच गया, और दिसंबर कहाँ तक जाना है, तो 25 दिसंबर तक, तो दिसंबर में को 25 दिन। टोटल कितने हुआ 50, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 डे ही केवल रिमाइंडर बचा, यानी 25 दिसंबर 2038 को ये पड़ेगा मंडे और प्लस 1 डे, क्योंकि ये 1 डे बचा तो ये पड़ जाएगा आपका ट्यूसडे। तो हमारे पास आंसर निकल के चला है, इसका आंसर क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो होप क्लियर हो गया होगा यहाँ मंथ गेन, डे गेन और ईयर गेन का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सेम ईयर का। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि द कैलेंडर फॉर द ईयर 2005 विल बी द सेम फॉर द ईयर, यानी अब आपसे ये बोल रहा है कि 2005 का जो कैलेंडर है आगे किस साल सिमिलर होगा। यानी अभी तो हमने जस्ट सीखा कि ईयर सेम, मंथ सेम, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट ईयर ही सेम हो जाए, यानी 2005 का कैलेंडर आगे किस साल रीयूज कर लोगे, यानी पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा महीना, पूरा दिन, सब कुछ सेम हो जाए। कैसे करेंगे, तो देखिए गिवन किसका 2005 का, और मुझे इसी से आगे निकालना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप देखिएगा कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर जहाँ हो वहाँ उसके नीचे 1 लिख लीजिएगा, लीप ईयर के केस में नीचे 2 लिख लेंगे। क्यों लिख रहे हैं वो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। 2005 नॉर्मल ईयर है, इसके नीचे 1 लिखें। फिर इससे आगे क्या आएगा 2006, ये भी नॉर्मल ईयर है 1। 2007 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है 1। 2008 क्या है, लीप ईयर है, तो यहाँ 2 डाल दिए। 2009 1, 2010 1। अब इसी डे गेन को जो नीचे आपने लिखा इसे काउंट कीजिएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 और 2 5 दिन, यहाँ पे 6 दिन, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 7 दिन। जहाँ पे ये काउंटिंग 7 आया, कहाँ आया 2010 में, इसका अगला साल ले लीजिए, यानी 2011, यानी 2005 और 2011 का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, तो होप क्लियर होगा। सिंपल, नॉर्मल ईयर 1 और लीप ईयर के केस में 2 डाल दिए, जैसे यहाँ 2 है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगर 7 नहीं आता, मान लीजिए यहीं पे आपका इधर से काउंटिंग करते हुए आ रहे हो, यहाँ पे काउंटिंग्स 6 हो जाता, सपोज आगे बढ़ते आपको लीप ईयर पड़ता तो 2 दिन ऐड करते तो ये 8 हो जाता। अब देखिए 6 से डायरेक्टली लीप ईयर पड़ा तो 8 आ गया। ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए तो ये काउंटिंग आपको 14 तक जाना होगा। ठीक है, 7 के मल्टीपल रखना, 7 आ गया ठीक है, 7 नहीं आया 14, 14 नहीं आया तो 21। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या पूछा है, 2007 का पूछा है कि सिमिलर कब होगा। तो 2007 से हम जाते हैं। 2007 नॉर्मल ईयर है 1 दिन, 2008 लीप ईयर है 2 दिन, 2009 नॉर्मल ईयर 1 दिन, 2010 नॉर्मल ईयर 1 दिन, 2011 नॉर्मल ईयर 1 दिन, 2012 लीप ईयर 2 दिन। ठीक है, यहाँ का देखोगे तो 1 दिन, 3 दिन, 3 1 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग 6 आया, यहाँ पे लीप ईयर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 8, 7 तो आया नहीं, तो ये काउंटिंग आपको 14 तक जाना होगा। 2013 1 दिन, 2014 1 दिन, 2015 1 दिन, 2016 2 दिन। ठीक है, यहाँ पे 8 हुआ था, 9 10 11 12 13, यानी 2017 में आ गया मेरा क्या 14 आ गया, यानी 2018 और 2007 का कैलेंडर सिमिलर होगा। ठीक है, तो होप क्लियर हो गया होगा। अगर 7 आ गया तो 7 के अगला वाला ले लीजिएगा, 7 नहीं आया 8 आ गया तो आपको 14 तक जाना होगा। एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कई बार इसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं। सपोज अगर मैं 2006 का बोला कि 2006 का कैलेंडर आगे किस साल सिमिलर होगा, निकालते हैं। देखिए 2006 नॉर्मल ईयर है 1, 2007 नॉर्मल ईयर है 1, 2008 नॉर्मल लीप ईयर है तो 2, 2009 1, 2010 1, 2011 1।
देखिए 1 दिन, 2 दिन, 2, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पे 7 आया। तो आप ये बोल सकते हो कि 2012 और 2006 का कैलेंडर सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि मेरा सेम आ गया, 7 आ गया, जब जो कि अब तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसके अनुसार, तो ये होना चाहिए सिमिलर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिमिलर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2006 क्या है? नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, जबकि 2012 क्या है? लीप ईयर है। तो क्या कभी कोई लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर कभी सिमिलर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर भले ही 7 आ जाए, अगर ऐसा केस फंस गया आपका कि एक नॉर्मल ईयर है और एक लीप ईयर है, तब भी ये काउंटिंग आपको 14 तक जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 2, ये सिमिलर नहीं हो सकता, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर 13, एक 14, एक 15, एक 16, 2, ठीक है। तो कितना हो गया? 7, 2, 9, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे आ गया 14 आपका, यानी 2017 और 2006 का कैलेंडर सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि टुडे इज़ मंडे आफ्टर 61 विल बी। बोल रहे आज सिंपल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि आज अगर मंडे है तो आज से 61 डेज़ के बाद कौन सा दिन होगा, या फिर अलग भी पूछ सकता है कि आज से 99 डेज़ के बाद कौन सा दिन होगा, या आज से 999 डेज़ के बाद कौन सा दिन होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जो भी दिन, जैसे 61 डेज़ के बाद पूछा, 61 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना बचा? 5 डेज़, ठीक है। तो ये क्या कर लीजिएगा 61 डेज़ के बाद, तो ये मंडे और प्लस 5 रिमाइंडर बचा तो 5 डे, तो मंडे प्लस 5 डे कर लीजिए, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होगा सैटरडे। अगर सपोज़ यहाँ बोलता कि टुडे इज़ मंडे आफ्टर 99 डेज़ के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करते हैं 99 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 1 ज़ा 7, 2 9, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये मंडे और प्लस 1 डे हो जाता, मंडे प्लस 1 डे, यानी ये आता ट्यूसडे आपका। अगर 999 डेज़ के बाद पूछा तो 999 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 ज़ा 7, 2 9, 7 4 ज़ा 28, 1 9, 7 3 ज़ा नहीं 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना बचा 5 डे, यानी ये क्या हो जाता मंडे और प्लस 5 डे, यानी ये हो जाता आपका सैटरडे। ठीक है, तो होप ये वाले भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक और बड़ा इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार कि क्या बोल रहा है कि प्रभात रिमेंबर दैट हिज मदर बर्थडे आफ्टर 17 अप्रैल बट बिफोर 21 अप्रैल, वेयर इज हिज सिस्टर उर्मिला रिमेंबर दैट हर मदर बर्थडे फॉल्स आफ्टर 99 बिफोर 27, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट दैट हिज मदर बर्थडे फॉल। सिंपल क्या बोला कि प्रभात के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी मदर का बर्थडे कब पड़ा? 17 अप्रैल के बाद और 21 अप्रैल से पहले, यानी इस इंटरवल के बीच में कौन कौन सा डेट आएगा प्रभात के अकॉर्डिंग? 18, 19 और 20, यही 3 दिन पड़ा प्रभात के अकॉर्डिंग। इसकी सिस्टर उर्मिला है, उर्मिला के अकॉर्डिंग इसकी मदर का बर्थडे जो है 19 अप्रैल के बाद और 27 अप्रैल से पहले हुआ है। डेट कौन कौन सा दिन पड़ेगा? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, उर्मिला के अनुसार ये डेट है। अब सिंपल आपसे बोला है कि इसकी मदर का बर्थडे किस दिन पड़ेगा, तो दोनों में देखिए कॉमन डेट कौन सा पड़ा? 20 तारीख, एक ही डेट कॉमन निकला, यानी इसकी मदर का बर्थडे 20 अप्रैल को था।
अगर कॉमन निकल गया तो ठीक है, कॉमन नहीं निकलता तो कांट बी डिटरमाइन आप मार्क करते हैं, या 2 कॉमन निकलता तब भी कांट बी डिटरमाइन, एक कॉमन निकले वही डेट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं सेंचुरी का केस और सेंचुरी में लीप का केस। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे ना तो 700, 2000, 400, 800 और 1200 है। ठीक है, और कौन सा लीप ईयर नहीं है ये पूछा है। तो देखिए अगर जनरल कॉन्सेप्ट 700 आप देखोगे तो ये क्या 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचे 2 0 और 4 5 जा 20, 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है ये। ठीक है, 700, दैट मीन्स आप बोलोगे कि 700 भी लीप ईयर है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अगर 800 करोगे तब भी ये 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, ठीक है, तो ये भी लीप ईयर है। अगर 1200 बोलोगे तब भी ये 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12, यानी ये भी लीप ईयर है। ठीक है, 2000 बोलोगे ये भी आपका 4 से डिविजिबल है, 500 आएगा, दैट मीन्स ये भी लीप ईयर है। तो आप बोलोगे कि भैया इसमें नन ऑफ दीज है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये नॉर्मल ईयर, जो सेंचुरी और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, यहाँ जितने भी ईयर दिया है ना सब सेंचुरी का दिया है, और तो सेंचुरी के केस में लीप ईयर हम केवल 4 से डिविजिबल वाले नहीं काउंट करते हैं। इन केस ऑफ सेंचुरी लीप ईयर वो तभी होगा जब वो 4 और 400 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी कोई भी सेंचुरी लीप ईयर होता है। ठीक है, यहाँ सेंचुरी लीप, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपका क्या दिया, वो सेंचुरी दिया हुआ और लीप भी, लीप ढूंढने बोला है। तो कोई भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वो 4 और 400 दोनों से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए अगर हम बात करें 800 की, तो 800 आपका 4 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स ये सेंचुरी लीप है, इसे हम बोलते हैं सेंचुरी लीप, ये सेंचुरी लीप है। अगर 1200 भी देखेंगे तो 1200 4 और 400 दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये भी सेंचुरी लीप है, ये भी 4 और 400 दोनों से डिविजिबल है। लेकिन 700 क्या है, केवल 4 से डिविजिबल है, 400 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स 700 आपका लीप ईयर नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना, कोई भी सेंचुरी लीप ईयर तभी होता है जब 4 और 400 दोनों से वो डिविजिबल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, किसी भी सेंचुरी का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन कौन सा दिन कभी भी नहीं हो सकता है। तो सेंचुरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले सेंचुरी कहने का मतलब क्या होता है, 100 ईयर्स। इस 100 ईयर में आप ध्यान रखना, 100 ईयर में 76 नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 जो होते हैं ये लीप ईयर होता है। ठीक है, अगर 76 नॉर्मल ईयर होते हैं तो लीप ईयर, नॉर्मल ईयर के केस में एक दिन का गेन करेगा, यानी 76 डे का गेन करेगा। लीप ईयर में 2 दिन का गेन करता है, यानी लीप ईयर के केस में 48 डे का गेन करेगा। यानी पूरे 100 साल का गेन अगर हम देखें तो 76 नॉर्मल ईयर वाला, 48 लीप ईयर वाला, अगर इसे टोटल करेंगे 4, ये हो गया 124 दिन का गेन किया। अगर इसे हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 5 4, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा, 5 डे। यानी पूरे 100 साल में, 100 ईयर में जो आपका रिमाइंडर बचा ये 5 डे होता है। यानी 100वां साल का अंतिम दिन जो होता है वो होता है फ्राइडे। ठीक है, 100 साल में 5, तो 200 साल में कितना गेन करेगा, तो 5 × 2 कर लीजिए, तो 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करें
तो 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 3, 3 रिमाइंडर बचा, यानी ये दिन कौन सा होगा वेडनेसडे। 300 साल का अगर हम करें तो 5 इंटू 3 यानी 15 दिन, 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 यानी ये क्या हो जाएगा मंडे। ठीक है, 400 ईयर का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, लेकिन हम क्या करेंगे +1 करेंगे। यहाँ पे +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 400 क्या है सेंचुरी भी है और लीप भी है। ये सब लीप नहीं था, देखिए ये 400 से डिविजिबल नहीं था, ये 400 से डिविजिबल नहीं था, ये 400 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 400 खुद 400 से डिविजिबल है। यानी जो पहला सेंचुरी लीप पड़ता है ना वो पड़ता है 400वां ईयर। तो ये लीप होने की वजह से हम एक दिन एक्स्ट्रा जोड़े, तो ये कितना हो गया 21, 7 से डिवाइड करोगे तो 0, तो ये क्या हो जाएगा संडे। और हर 400 साल के बाद यही दिन रिपीट हो जाता है आपका, फ्राइडे वेडनेसडे मंडे संडे, फ्राइडे वेडनेसडे मंडे संडे। यानी किसी भी सेंचुरी में का लास्ट डे ये 3 दिन कभी भी नहीं होता, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। ये 3 दिन किसी भी सेंचुरी का अंतिम दिन कभी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, चाहे कोई भी सेंचुरी है पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर इन फ्यूचर, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे, यही चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, तो ये 3 दिन आप याद रखना, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे ये कभी भी नहीं हो सकता, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। तो ये हमारे कैलेंडर का सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। और इतने ही कॉन्सेप्ट अगर आप मंथ गेन, ईयर गेन और सेंचुरी का कॉन्सेप्ट और डे गेन का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस डे में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट डेट ऑफ मार्च 2003 डिड ट्यूसडे फॉल। बोल रहा है कि मार्च 2003 में किस किस डेट को ट्यूसडे पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अगर आप देखोगे, अगर एक डेट आपको पता चल जाए तो 7 जैसे देखोगे तो सारे 7 के इंटरवल में, 5 7 5 12 19 26 सब 7 के इंटरवल में। तो एक डेट अगर आपको पता चल जाए तो बाकी तो आपको निकल नहीं जाएगा, 7 डे ऐड कर लेना। तो हम किसी एक डेट का पहले दिन पता कर लेते हैं। सपोज हम निकाल लेते हैं कि 1 मार्च 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो जो भी दिन आएगा हम देख लेंगे उसमें पहला ट्यूसडे किस दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला से। फॉर्मूला में आप पुट कर लीजिए, फॉर्मूला क्या था, F = K प्लस ये क्या है 13 इंटू एम -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डी बाई 4 प्लस सी बाई 4 माइनस 2c। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू हो गई 1। m मार्च है और मार्च को पहला महीना लेते हैं तो m की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। d की वैल्यू हो जाएगी लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर यानी 03, c फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर यानी 20। कितना हो जाएगा ये, k हो गया 1, ये हो गया 13 इंटू 1 13 माइनस 1 करोगे तो 12, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग। d की वैल्यू हो गया 3, 3/4 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 ले लिए। c/4 करोगे तो आएगा 5 और माइनस 40, ये कितना हो गया 3 2 5 5 1 6 6 और 5 11 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 39 माइनस माइनस 29। ठीक है, माइनस 29 माइनस में आया, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड कीजिएगा, -29 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा -1, तो इसमें +7 कर दिए तो ये क्या हो गया +6, यानी ये डेट कौन सा पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। ठीक है, यानी अब आपको पता चल गया कि 1 मार्च को सैटरडे है,
तो 2 मार्च को कौन सा पड़ेगा? संडे। 3 मार्च को कौन सा पड़ेगा? मंडे। यानी 4 मार्च को पहला ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है, तो 4 मार्च को अगर पहला है तो फिर 11, 18 और फिर 25 मार्च को आपका ट्यूसडे पड़ेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, होप को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि व्हाट विल बी द डे ऑन 5th सितंबर 1998। सिंपल है, जो फॉर्मूला में आप पुट करके इसे निकाल सकते हैं, F = K प्लस, ठीक है, 13 इंटू M माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डी बाई 4 प्लस C बाई 4 माइनस 2C। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसका निकालना है? 8 सितंबर का 1998। ठीक है, K की वैल्यू हो गई 8, M की वैल्यू हो जाएगी, मार्च से लोगे तो अप्रैल, सितंबर चाहिए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7, तो ये 7 ले लिया। D कितना होगा? 98 और C कितना हो जाएगा? 19। वैल्यू पुट कर लेते हैं। K की वैल्यू हो गई 8, ये हो गया 13 इंटू M की वैल्यू कितना हो गया? 13 इंटू 7 यानी 91। 91 में से 1 किए माइनस, तो 90 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 4 18, तो ये 18 ले लिए। D की वैल्यू 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो 98 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 1 8 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 2। ठीक है, यानी 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 ले लिए। ठीक है, उसके बाद C बाई 4 यानी 4 पॉइंट समथिंग माइनस 38 कर दिए। ये कितना आ गया? 4 4 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 2 3, ये हो गया 9 2 11 1 12 और 3 15, यानी 152 माइनस 38। ये 8 और 4 12, ये हो गया 4 में से 3 गया 1, यानी 114। तो 114 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 4 4 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा? 2, यानी आपके पास क्या आ गया? रिमाइंडर 2 यानी ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2002 इज़ द सेम फॉर द ईयर। इसमें सारे ऑप्शन आपका गलत हैं, सॉरी मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो 2002 का कैलेंडर आपसे चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था? 2002 नॉर्मल ईयर है, एक दिन लिखें। 2003 नॉर्मल ईयर है, एक दिन। 2004 20 और 4 ये लीप ईयर है, 2 दिन। ठीक है, 2005 नॉर्मल ईयर एक दिन। 2006 नॉर्मल ईयर एक दिन। 2007 नॉर्मल ईयर एक दिन। देखिए ये कितना हो गया? एक दिन, 2 दिन, 2 4 5 6, यहाँ पे 7 आ गया। 7 आ गया तो 2008 आपका सिमिलर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन लीप है और ये क्या है? लीप है। तो नॉन लीप और लीप ईयर कभी सिमिलर नहीं होता। तो काउंटिंग कहाँ तक जाना होगा आपका? 14 तक। तो ये क्या हो गया? 2 दिन। 2009 एक दिन। 2010 एक दिन। 2011 एक दिन। 2012 2 दिन। 7 हो गया था। 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 आया, यानी 2013 और 2002 का कैलेंडर सेम होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 2013। यहाँ सारे ऑप्शन गलत थे, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है कि 1 जैन यानी Jan 1 2001 ये मंडे है,
तो बोल रहा है कि Jan 1 2002 कौन सा दिन पड़ेगा, तो मंडे है, तो ये लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ये 20 नॉर्मल ईयर है, तो ये सिंपल ट्यूजडे पड़ेगा। एक दिन का गेन कर लीजिए, एक ही साल एक ही दिन का गेन किया हुआ, तो मंडे से ये ट्यूसडे हो जाएगा। द लास्ट डे ऑफ द फरवरी 2006 बास, यानी लास्ट डे ऑफ द फरवरी 2006, फरवरी 2006 देखिएगा तो ये लीप ईयर नहीं है, यानी फरवरी का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा, 28 फरवरी। यानी आपसे किसका पूछा है, 28 फरवरी 2006 का डे पूछा है, कौन सा दिन होगा। तो होप समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। सिंपल फॉर्मूला में आप पुट कर लीजिए इस डेट को, एफ इज इक्वल टू के प्लस 13 इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डी बाई 4 प्लस सी बाई 4 माइनस 2c। ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 06, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो गया 28 और ये हो गया आपका 13 इंटू 12 156 155 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 31। ठीक है, d की वैल्यू हो गई आपके पास 6, d बाई 4 यानी 6 बाई 4 करोगे तो 1। ठीक है, c बाई 4 करोगे तो 5 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 5 1 6, 6 और 6 12 और 28 तो 30 और 40 और 31 71 71 माइनस 40 यानी 31 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 28, कितना बचा 8 3 11 3, यानी ये कौन सा दिन पड़ेगा वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे। ठीक है, तो होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, मिसेस सुशीला सेलिब्रेटेड हर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन ट्यूसडे, यानी 30 सितंबर 1997 को कौन सा दिन पड़ रहा है ट्यूसडे को। तो बोल रहा है कि सी सेलिब्रेट हर नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ऑन द सेम डे, यानी फिर बोल रहा है कि सेम डे यानी अगला वेडिंग एनिवर्सरी ट्यूसडे को ही ये आगे किस साल सेलिब्रेट करेगी। तो आप देख लीजिए, हम सिंपल आगे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 38 सितंबर 1998 को कौन सा होगा, तो ये ट्यूसडे से, ये देखिए लीप ईयर है क्या, 96 लीप ईयर पड़ेगा, 98 नहीं पड़ेगा, तो ये ट्यूसडे से वेडनेसडे हो जाएगा। ये 38 सितंबर 1999 ये वेडनेसडे है, तो ये थर्सडे होगा। ठीक है, फिर 38 सितंबर 2000 ये लीप पड़ेगा, तो ये थर्सडे से, और ये सितंबर यानी लीप ईयर वाले को क्रॉस कर जाएगा, तो थर्सडे से ये फ्राइडे नहीं सैटरडे हो जाएगा। फिर 38 सितंबर 2001 ये हो जाएगा संडे। फिर 38 सितंबर 2002 ये हो जाएगा मंडे। ठीक है, फिर 38 सितंबर 2003 ये पड़ेगा ट्यूसडे। तो कब पड़ा 2003 को, तो ये आंसर है आपका। यहाँ पे क्या लगा, सिंपल ईयर गेन का कॉन्सेप्ट। खैर ये सब अब आप कर लोगे। ठीक है, तो होप ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैलेंडर में इतने कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जो दिक्कत हो जो प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी से फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे क्लॉक की। ठीक है, ओके, थैंक यू।